लोगों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। जो कुछ हो गया है अयोध्या के अंदर, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी की ओर से राजनीतिक यज्ञ शुरू हो चुका था। 23 अक्टूबर साल 1990 को आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद देश के सियासी माहौल में अस्थिरता घुल चुकी थी और सामाजिक माहौल में तनाव भी बढ़ने लगा था। 30 अक्टूबर साल 1990 को कार सेवा तय थी, जिसे रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अपने संकल्प को दोहरा चुके थे। वो कह चुके थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ना कार सेवक माने और ना ही मुलायम। 30 अक्टूबर साल 1990 को विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे कार सेवकों पर गोलियां चली। सरकारी आंकड़ों की माने तो उस वक्त 5 से ज्यादा कार सेवक मारे गए। जनता दल की मुलायम सरकार मुश्किल में पड़ने लगी। पार्टी के अंदर तमाम हिंदू नेताओं ने विद्रोह कर दिया। 6 महीने भी नहीं बीते और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन तब तक समाज और सियासत में दो चीजें अपनी पैठ बनाने लगी थीं, एक मंडल और दूसरा कमंडल। मंडल के जवाब में बीजेपी जिस कमंडल की सियासत कर रही थी, उस हिंदूवादी राजनीति के पोस्टर बॉय बने कल्याण सिंह। कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो, ये नारे उस आदमी के लिए बुलंद हो रहे थे जो कमंडल वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर राम नाम की धुन पर मुलायम सिंह यादव को ललकारते हुए गिरफ्तार हो गया। यही वो दौर था जिसने कल्याण सिंह को उस दौर में सबसे मजबूत इरादों वाले हिंदू नेता के रूप में पहचान दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री। आज बात उस नेता की जिसके नाम में ही कल्याण है, वो मुख्यमंत्री जिसके कई फैसले सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं बल्कि हमारी हर पीढ़ी के लिए मील का पत्थर हैं। कल्याण सिंह सियासत का वो अध्याय हैं जिनके बिना यूपी की बदलती राजनीतिक धाराएं अधूरी हैं। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली। मुलायम सिंह ने अपनी सरकार गिरने के डर से अप्रैल 1991 में इस्तीफा दे दिया। चुनावों की घोषणा हुई और फिर कल्याण सिंह बीजेपी का कमंडल लेकर उस रास्ते पर बढ़ चले जहां बीजेपी और राम दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जाने लगे। कल्याण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन को एक ऐसी आंच बनाया जिसमें तपकर भारतीय जनता पार्टी पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। 1991 में हुए विधानसभा चुनावों में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने 221 सीटें हासिल कर ली। कल्याण सिंह ने सिर्फ एक साल में बीजेपी को उस स्थिति में ला दिया कि पार्टी अपने दम पर देश के सबसे बड़े राज्य में अपनी मनमर्जी की सरकार और मनमर्जी का मुख्यमंत्री बना सकी। कल्याण सिंह यूपी में पहली बार पूर्ण बहुमत पाने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गए। कल्याण सिंह यहीं पर नहीं रुके। 1990 में कमंडल थामकर आगे बढ़ने वाले कल्याण सिंह का जो काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अयोध्या का रुख किया। ये सिर्फ बीजेपी और यूपी नहीं बल्कि देश की सियासत का भी टर्निंग पॉइंट था। मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह का व्यक्तित्व उभरा, चमका भी। उन्होंने एक तो विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया जो मुख्यमंत्री बनने पर कम लोग करते हैं। दूसरा,
उन्होंने अपनी एक ऐसी टीम बनाई जो ईमानदार अफसरों की थी। तो इसलिए जो उनका पहला कार्यकाल है वह इस बात के लिए जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत दिनों बाद एक ईमानदार मुख्यमंत्री शासन में आया। उन्नीस में मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया। राम जन्मभूमि पहुंचकर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने शपथ ली। शपथ भव्य राम मंदिर के निर्माण की। लेकिन ना तो कल्याण सिंह, ना बीजेपी और ना ही यूपी समेत देश की जनता को इस बात का एहसास था कि उनके इस भीषण प्रतिज्ञा का अंजाम आखिर क्या होने वाला है। कल्याण सिंह के पीएसओ रहे एक शख्स ने बताया था कि जिस वक्त विवादित ढांचे को गिराया जा रहा था उस समय कल्याण सिंह क्या कर रहे थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस वक्त अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम जय श्री राम कहते हुए विवादित ढांचे को गिरा रहा था, उस समय कल्याण सिंह के पास दिल्ली से कई फोन आए, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और कई एजेंसियों की ओर से फोन आए। लेकिन उस समय कल्याण सिंह अपनी छत पर बैठे पकौड़ी खा रहे थे और चाय पी रहे थे। कल्याण सिंह के पीएसओ रह चुके अधिकारी ने 6 दिसंबर 1992 का किस्सा कुछ यूं बयां किया था। मैं केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय से आने वाले फोन और फैक्स के बारे में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को जानकारियां दे रहा था। कई फोन कॉल्स को होल्ड पर रखकर मैंने उन्हें जानकारी दी, लेकिन उन्होंने किसी फोन का जवाब देने से इनकार कर दिया था। कल्याण सिंह ने कहा कि वो कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश कभी नहीं दे सकते हैं। कल्याण सिंह के जीवन में एक बहुत विलक्षण क्षण आया और उससे वो किस ढंग के प्रशासक थे ये बात काल के कपाल पर लिख गई। 6 दिसंबर 1992 की सुबह थी। अयोध्या में कार सेवकों का समुद्र हिलोर मार रहा था। पूरे देश में तनाव था। सूरज निकला, पौ फटी, हंगामा बढ़ा और 10 बजते बजते वो परिस्थितियां बन गई कि कार सेवक गुंबद के ऊपर चढ़ने लगे। कल्याण सिंह अपने सरकारी निवास पर थे। गृह सचिव, प्रमुख सचिव और डीजीपी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि सर क्या आदेश है हम लोगों के लिए। कल्याण सिंह ने कहा गोली नहीं चलेगी, गोली चलाने के अलावा जितने उपाय हैं, जितने विकल्प हो सकते हैं प्रशासनिक तौर पर, उन सबको अमल में लाइए और उन गुंबदों की सुरक्षा सुनिश्चित करिए। इतना सुनने के बाद वो लोग जाने लगे नौकरशाह। कल्याण सिंह ने उनको वापस बुलाया, कहा फाइल ले आइए, मैं यही बात फाइल पर लिख दूं। उन्होंने कहा कि क्योंकि कल को कोई अनहोनी हो गई तो आपके गले में फंदा पड़ जाएगा। मैंने जो कहा है मैं उसकी जिम्मेदारी लिखत पढ़त में खुद लेने को तैयार हूं। और ये बात बाद में जब कल्याण सिंह ने मुझे बताई तो मुझे लगा कि वास्तव में मौखिक आदेश देकर बाद में मुकर जाने वाले राजनेताओं के इस दौर में, राजनीति के इस दौर में कल्याण सिंह जैसा आदमी मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। 6 दिसंबर साल 1992 को करीब 10:30 बजे विवादित ढांचे पर हुए हमले के बाद शाम तक अयोध्या से लेकर पूरे देश में बहुत कुछ बदल चुका था। करीब 18 महीने पहले राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी सरकार मंदिर निर्माण की दिशा में बढ़ाए गए पहले कदम के बाद गिर गई। कल्याण सिंह से जुड़े अनसुने किस्सों में एक कहानी यह भी शुमार है कि उन्होंने एक रैली में कहा था, केंद्रीय गृह मंत्री ने फोन करके पूछा क्या कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं, तो मैंने जवाब दिया मेरे पास इससे एक कदम आगे की सूचना है। कार सेवकों ने विवादित ढांचा तोड़ना भी शुरू कर दिया है। दरअसल वो इतने बेबाक थे कि मन में कोई बात रख नहीं पाते थे। जो जी में आया कह डालते थे और जो मन में आया वो करके ही दम लेते थे। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है
कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। कल्याण सिंह के सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके कुर्सी छोड़ने के बाद राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ने लगी। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसी साल मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना कर ली। एक साल बाद साल 1993 में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक चौसर की वो बाजी चली जिसके सामने कल्याण सिंह की हिंदूवादी छवि और राम मंदिर को लेकर फायर ब्रांड नेता वाला रसूख कोई काम नहीं आया। उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी और कल्याण सिंह का नारा था कि आधी रोटी खाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके जवाब में एसपी और बीएसपी का नारा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। नतीजे आए तो कल्याण सिंह और बीजेपी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला। 177 सीटें हासिल करके भी बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाई क्योंकि मुलायम और बीएसपी के गठबंधन ने जादुई आंकड़े का जुगाड़ कर लिया था। जब मायावती के हालचाल भाजपा ने देखे और उनकी तपिश महसूस की तो उसको भी लगा कि गुरु कहीं गड़बड़ हो गया। तो उस दौरान में कल्याण सिंह जी जब भी मिला तो उन्होंने इस बात को कहने में संकोच नहीं किया। उनकी एक अपनी विशिष्ट शैली भी थी, वाक शैली। अग्निहोत्री जी, हर दिन नुकसान, हर घंटे नुकसान, हर मिनट नुकसान, हर सेकंड नुकसान, इस ढंग से बोला करते थे। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं सोचा कि पार्टी का फैसला है इसलिए इसमें ऐसे ना बोलूं। राजनीतिक इतिहास की तारीखें इस बात की गवाह हैं कि 1992 में कल्याण सिंह के शासन को सिर्फ विवादित ढांचे वाली घटना के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा फैसला लिया था जिसे बाकी राजनीतिक दल तो क्या अपनी ही पार्टी के लोग मधुमक्खी के छत्ते जैसा मान रहे थे। कल्याण सिंह ने साल 1991 में सत्ता संभालते ही नकल विरोधी कानून बनाया था। नकल अध्यादेश के तहत नकल करने वालों को जेल भेजने तक का प्रावधान था। उस समय यूपी के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने मिलकर के यूपी की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का संकल्प लिया और ये वो दौर था जिस समय खास बात यह है कि यूपी के आसपास के राज्यों तक के लोग पास होने के लिए, पास होने के पाश में, मोह पाश में फंस करके यूपी आते थे परीक्षाएं देने के लिए। यूपी के नकल गिरोह का गैर कानूनी धंधा चरम पर था। कल्याण सिंह ने नकल अध्यादेश की जिम्मेदारी तत्कालीन शिक्षा मंत्री और फिजिक्स के लेक्चरर रहे राजनाथ सिंह को सौंपी। इसके बाद राज्य में नकल अध्यादेश लागू हो गया। मैंने कैबिनेट का प्रस्ताव नकल रोकने के लिए बहुत कठोर प्रस्ताव मैंने बनाया था, इसे मैं मानता हूं। 2 बार मंत्रिमंडल में वह प्रस्ताव पारित नहीं हो गया। फिर मैं जाकर अकेले मैंने कल्याण सिंह जी से मिला और मैंने अपनी इच्छा और अपना भाव दोनों व्यक्त किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। कहा ठीक है भाई। फिर मैं समझ में नहीं पाया कि क्या करेंगे। इतने विरोध के बावजूद पारित होगा कि नहीं होगा, यह आशंका मेरे मन में बनी हुई थी। लेकिन जब बृहस्पतिवार या बुधवार को बैठक होती थी सामंत बैठक हुई तो चेयर पर बैठते ही प्रस्तावों का जो बंडल था, कैबिनेट के प्रस्तावों का बंडल बीच से उसको निकाल और उन्होंने ऐसे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाई शिक्षा मंत्री जी का आग्रह है, इस पर कोई विचार नहीं होगा, ये प्रस्ताव पारित। शासन चलाने की जो दृढ़ता चाहिए वह दृढ़ता उस दिन हमने उनके अंदर देखी थी। 1992 में कल्याण सिंह की सरकार में बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा सख्ती की गई। तब नकल करना और करवाना ये दोनों अपराध की श्रेणी में रखे गए। ये बात परीक्षा वाले रूम में बोर्ड पर अनिवार्य रूप से लिखी रहती थी। नकल के भरोसे बैठे बहुत सारे छात्र तब फेल हो गए। लेकिन कल्याण सिंह का कहना था कि नकल करके पास होने वाले ना तो अपना और ना ही देश का भला कर सकते हैं। बाद में इसी कानून ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सबसे बेखौफ प्रशासक बना दिया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में
एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। नकल अध्यादेश एक बड़ा और टेढ़ा फैसला था। इसकी वजह से सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में पहली बार हुई नकलविहीन परीक्षाएं मुमकिन हो सकी। इतना ही नहीं, समूह ग की भर्तियां भी बहुत पारदर्शी तरीके के साथ हुई। कल्याण सिंह का पहला कार्यकाल उनकी ईमानदारी और बेबाक प्रशासक के तौर पर हमेशा याद किया जाता है। बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों के लिए कल्याण सिंह बाबूजी थे। वो प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित हुए। जिस वक्त उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब उत्तर प्रदेश से लेकर देश में कांग्रेस का वर्चस्व था। जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वो विधायक और 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उनकी सख्त नेता वाली छवि को धक्का पहुंचाया और आगे चलकर यही बात सियासत में उनके असमय ढलान का कारण भी बनी। अलीगढ़ के अतरौली में 5 जनवरी साल 1935 को साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, अध्यापक की नौकरी की और राजनीति में भी सक्रिय हो गए। 1967 में जनसंघ के टिकट पर अतरौली से पहली बार विधानसभा पहुंचे। 1977 में यूपी में राम नरेश यादव की सरकार में जनसंघ के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। 1980 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। 1980 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। यूपी का स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने राजनीतिक रिश्तों की वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर बड़ी चोट की थी। वो फैसला भी यूपी समेत देश की सियासत में मिसाल है। जब 1977 में वो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी अनियमितताएं थी। लोग ये कहते थे कि चिकित्सा क्षेत्र को जो सुधार लेगा, बड़ी कामयाबी हासिल करेगा और उससे पूरे सरकार की एक शाख बनेगी, पूरी सरकार की एक धाक बनेगी। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के दायित्व को 1977 में प्रदेश कल्याण सिंह जी ने संभाला, उसकी चर्चा होने लगी और उसी समय कुछ लोगों के द्वारा उनके बारे में यह टिप्पणी की जाती थी, ये भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। 1977 में यूपी की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कल्याण सिंह ने मानकों के हिसाब से सभी डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया था। इस प्रक्रिया में कई ऐसे भी डॉक्टर आए जो संघ से संबंधित कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के करीबी थे। कल्याण पर दबाव पड़ा तो उन्होंने 2 टूक कह दिया कि मानक में ये तो लिखा नहीं है कि अपनों को इस नियम से छूट रहेगी। अगर ट्रांसफर रुकवाना है तो कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर ये नियम बनवाना पड़ेगा कि ये मानक अपने संगठन से संबंधित लोगों पर लागू नहीं होते हैं। साधारण कार्यकर्ता भी उनसे जाकर के मिल सकता था, अपनी बात कह सकता था और अगर कोई उनको जो भी उनको शिकायत मिलती थी तो उसकी छानबीन करवाते थे और वहाँ उनका आदेश पहुँचता था कि इसको दुरुस्त करो। तो इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की उस सरकार का एक वो यादगार सरकार है कामों के दृष्टि से। कल्याण सिंह अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ 2 बार चुनाव हारे थे। 1980 में जब अतरौली में कांग्रेस के अनवर खां से हार गए तो इस पराजय को जीत वाले अंदाज में कबूल किया। उनका परिवार बताता है कि 1980 में चुनाव हारकर भी कल्याण सिंह सीना ताने घर आए
और हलवाई से यहाँ के लड्डू और बताशे मंगवाए। राम मंदिर के संदर्भ में मुझे लगता है कि जितना राजनीतिक यश कल्याण सिंह को मिला उतना बहुत कम राजनेताओं को अपने जीवन काल में मिलता है। मैंने वो दौर देखा कि जब कल्याण सिंह की लोकप्रियता भाजपा के सर्वोच्च शिखर को छू रही थी। सोचिए, यानी वाजपेयी और आडवाणी के समतुल्य लोकप्रियता हासिल कर चुके थे कल्याण सिंह उस दौर में। मुझे याद है उसी दौर में हैदराबाद में भाजपा की शायद हैदराबाद था, अगर मैं सही याद कर पाऊँ, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो हुई बैठक, फिर अंतिम दिन सभा थी। तो उस सभा पर जब मंच पर कल्याण सिंह चढ़े तो 15 मिनट तक ताली बजती रही थी, बताइए, दक्षिण में। तो और कल्याण सिंह को इस बात का एहसास भी रहता था कि मैं इतना पॉपुलर हूं, इतनी शक्ति, राजनीतिक शक्ति है मेरे पास। कल्याण ने अपनी दूसरी हार से ऐसा सबक सीखा कि फिर पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। 1985 में दोबारा चुनाव जीतने का सिलसिला शुरू किया तो फिर लगातार जीतते रहे। 1985, 1979, फिर 1991, 1993, 1996 के चुनाव में लगातार अनवर खां को पटकनी दी। कल्याण सिंह ने एक बार अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बड़ी बात कही थी। वो कहते थे कि राजनीति में वो दिमाग का नहीं दिल की सुनते हैं और करते हैं। वो ऐसे सियासी विश्लेषक बनकर उभरे जिनकी उंगलियों पर प्रदेश की सभी विधानसभाओं के राजनीतिक और जातीय समीकरण रहते थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के एकमात्र और अकेले नेता हैं जो थे पिछड़े समुदाय से, लेकिन जो अगड़ों में भी, यानी ब्राह्मणों में, राजपूतों में, भूमिहारों में, कायस्थों में, जो अगड़ी जातियाँ उत्तर प्रदेश में मानी जाती हैं, सबसे लोकप्रिय थे। और ये कल्याण बीजेपी में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं हुआ। बीजेपी माने कल्याण सिंह एकमात्र नेता थे जो दरअसल जितना वो पिछड़ों में लोकप्रिय थे उससे ज़्यादा उनको सवर्ण जातियां अपना नेता मानती थी। और ये विशेषता जो कल्याण सिंह की थी वो अब तक कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। 1992 के बाद 1997 में जब कल्याण सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, तब तक वो बीजेपी की ओर से देश के बहुत कद्दावर नेता हो चुके थे। लेकिन 21 फरवरी 1998 को उनके साथ एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। उस वक्त यूपी के राज्यपाल थे रोमेश भंडारी। उन्होंने रातों रात कल्याण सिंह को बर्खास्त कर दिया और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। तब जगदंबिका पाल कल्याण सिंह की सरकार में ही परिवहन मंत्री हुआ करते थे। कल्याण सिंह को यह खबर अमरोहा की एक जनसभा में मिली। कहा जाता है कि जगदंबिका पाल ने कुर्सी हथियाने के लिए विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा। इस काम में रोमेश भंडारी ने खुले तौर पर उनकी मदद की। हालांकि भंडारी के इस कदम को संवैधानिक दायित्वों पर बड़ा दाग भी माना जाता है। कल्याण सिंह के साथ सियासी साजिश ने दिल्ली तक हलचल मचा दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए रातों रात आमरण अनशन शुरू कर दिया। 21 फरवरी 1998 की रात के बाद तेज हुई हलचल इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंची। हाईकोर्ट ने अगले दिन सुनवाई की और राज्यपाल रोमेश भंडारी के आदेश पर रोक लगा दी गई। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद पर बहाल कर दिया गया। चश्मदीद ये बताते हैं कि उस दिन राज्य सचिवालय में कल्याण सिंह और जगदंबिका पाल दोनों बतौर मुख्यमंत्री मौजूद थे। जगदंबिका थोड़ी देर पहले पहुंचकर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए थे। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 फरवरी को यूपी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ। कल्याण सिंह यहां पर जीत गए और इसके बाद साल 1999 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के समय में एक बड़ी विचित्र घटना घट गई। ऐसी घटना मुझे लगता है जिसका कोई दूसरा उदाहरण देश के किसी राज्य में नहीं। जगदंबिका पाल को शपथ दिला दी राज्यपाल ने अचानक से। अब संकट ये है कि बहुमत कल्याण सिंह के पास और शपथ जगदंबिका पाल को। रार हो गई।
हंगामा मच गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। वाजपेयी जी समेत पूरी भाजपा हमलावर हो गई। फिर फैसला हुआ कि भाई विधानसभा में 2 कुर्सी रखो, एक पर जगदंबिका बैठे, एक पर कल्याण सिंह, और हाथ उठा के पूछो सदस्यों से कि किसके साथ बहुमत है। यह दृश्य हुआ। तब कल्याण सिंह जी विजयी हुए। उस दौरान करीब 72 घंटे तक जगदंबिका पाल साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो कई गुलदस्ते आए, बड़े बड़े भी, छोटे भी और बड़े बड़े भी, विचित्र वाले गुलदस्ते भी, सचित्र वाले भी गुलदस्ते भी, मिष्ठान भी खूब आया। लेकिन बाद में ये व्यवस्था दी कोर्ट ने कि जगदंबिका पाल को पूर्व मुख्यमंत्री नहीं माना जाएगा। इसलिए इतिहास में उनका नाम पूर्व मुख्यमंत्रियों वाली सूची में कभी दर्ज नहीं हो सका, और ना वो अपने नाम के आगे कभी लिख सके कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। हालांकि 1999 आते आते बीजेपी के अंदर कल्याण विरोधी लॉबी इतनी सक्रिय हो गई थी कि उन्हें हटाकर राम प्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब कल्याण सिंह को पहली बार अपने ही घर में सबसे बड़ी चुनौती मिली। ये वो दौर था जब ये कहा जाने लगा था कि कल्याण सिंह और वाजपेयी के बीच राजनीतिक अहम की लड़ाई चल रही है। एक किस्से ने इस बात को और हवा दे दी। उन्नीस 1999 के लोकसभा चुनाव सिर पर थे। तब कल्याण सिंह से लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या बीजेपी की ओर से वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कल्याण ने जवाब दिया था कि वो भी चाहते हैं कि वाजपेयी पीएम बने, लेकिन पीएम बनने के लिए पहले उन्हें एमपी बनना होगा। तब बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता होने के बावजूद वाजपेयी बहुत कम वोटों से जीतकर लखनऊ के सांसद चुने गए थे। चुनाव नतीजों के बाद यह माना जा रहा था कि कल्याण सिंह का खेमा नहीं चाहता था कि वाजपेयी लखनऊ से सांसद का चुनाव जीते, क्योंकि तब बीजेपी में वाजपेयी और आडवाणी के बाद वो खुद पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार कहे जाने लगे थे। कल्याण सिंह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई तो उन्होंने भी बीजेपी में अपने विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी को तेज कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि एक समय वो भी आया जब वाजपेयी के खिलाफ कल्याण सिंह ने अपने लोगों के बीच खुलकर बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इन सब के बीच वो फैसला हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। कल्याण सिंह को बीजेपी से बाहर कर दिया गया। तब यूपी और बीजेपी दोनों ने कल्याण सिंह का एक और रूप देखा। कल्याण सिंह ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। साल 2002 में 2 सीट अतरौली और सोरो से विधानसभा का चुनाव लड़ा। दोनों जगह पर बीजेपी उम्मीदवार को हराया। बाद में सोरो से त्यागपत्र देकर अतरौली की सीट को अपने पास रखा। कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी 2002 का विधानसभा चुनाव अपनी जीत से कहीं ज्यादा बीजेपी को चुनाव हराने के लिए लड़ रही थी। नतीजा भी वही आया जिसकी सभी को आशंका थी। कल्याण की पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को करीब 72 सीटों पर सीधा नुकसान उठाना पड़ा। 174 में से 88 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। जिन 72 सीटों पर बीजेपी हारी थी, वहां कल्याण के उम्मीदवारों के वोट और भाजपा के वोटों की कुल संख्या जीत के समीकरण बना रहे थे। कल्याण सिंह ने चुनाव नतीजों पर कहा कि वाजपेयी अपनी हैसियत देख लें। हालांकि ये भी सच है कि स्वयंसेवक और बीजेपी के हिंदू वाले पोस्टर बॉय कल्याण सिंह बहुत दिनों तक अपनी मूल पार्टी से दूर नहीं रह सके। साल 2004 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कल्याण सिंह की घर वापसी हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में बीजेपी के नेता लालजी टंडन ने एक कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में कल्याण सिंह भी आए और उन्होंने लड्डू खिलाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि मैंने आपके ऊपर एक उंगली उठाई थी और अब 5 उंगलियां जोड़ करके आपसे माफी मांग रहा हूं। और उसके बाद कल्याण सिंह बीजेपी के हो गए। बीजेपी ने एक बार फिर कल्याण सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। बुलंदशहर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया, वो जीते, लेकिन बीजेपी यूपी समेत देश भर में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। 2004 में केंद्र में वाजपेयी की सरकार दोबारा नहीं लौट सकी। 2007 आते आते एक बार फिर कल्याण सिंह खुद को पार्टी में अलग थलग महसूस करने लगे। साल 2007 का यूपी विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया।
लेकिन तब तक हिंदुत्व की सियासत के हुनरमंद का राजनीतिक किला दरकने लगा था। पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली। कल्याण सिंह को यह समझ में आने लगा कि पार्टी छोड़ने का उनका फैसला उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। इस बात ने उन्हें अवसाद की स्थिति में ला दिया कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो लगा था कि बीजेपी में बड़ी टूट फूट होगी, लेकिन पार्टी के बहुत कम लोगों ने उनके साथ संगठन छोड़ा। बाद में बहुत कम लोग उनके साथ रह गए। कहते हैं कि साल 2007 में एक बार फिर कल्याण सिंह को चुनाव प्रचार के लिए निकलना था। वो हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी में ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया जो उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर सके। और आखिरकार उन्हें भी समझ में आ गया कि जिस पार्टी ने उन्हें इतनी शोहरत दी, उसे छोड़कर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कल्याण सिंह को लेकर एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे समझ आती है, जो मैंने उनको नजदीक से जब देखा एक पत्रकार के रूप में, तो जो मैंने महसूस किया वो ये कि वो अपनी बात वो बहुत दृढ़ता के साथ और कई बार तो बहुत तीखेपन के साथ भी रखने में सक्षम राजनेता थे। भाजपा में बहुत अनुशासन है, फिर भी कल्याण सिंह बात सीधी रखते थे और खरी कहते थे। साल 2009 में कल्याण सिंह ने एक बार फिर बीजेपी से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। इस बार वो मुलायम सिंह के साथ हो गए। समाजवादी पार्टी की मदद से उन्होंने एटा से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीत लिया। लेकिन विडंबना ये रही कि कल्याण सिंह के साथ ने समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया और फिर सपा ने भी उनसे दूरियां बना ली। आखिरकार कल्याण सिंह ने 2010 में अपने 77वें जन्मदिन पर जन क्रांति पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया और अपने बेटे राजवीर सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। साल 2012 में पार्टी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद कल्याण सिंह ये समझ गए कि बीजेपी और वो एक दूसरे के पूरक हैं। बीजेपी से अलग उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं। साल 2013 में कल्याण सिंह एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हुए। ये दौर मोदी लहर का दौर था और मोदी लहर के दौर में कल्याण सिंह का यूपी की राजनीति के जरिए दिल्ली पहुंचने का जो सियासी मंसूबा था, वो मंसूबा धुंधलाना शुरू हो गया। मोदी लहर में बीजेपी ने 71 लोकसभा की सीटें जीती और ये अभूतपूर्व जीत थी। और इसी के साथ कल्याण सिंह सक्रिय राजनीति से हट करके संवैधानिक पद की राह की ओर बढ़ गए। 2014 में कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। बतौर राज्यपाल कार्यकाल पूरा होने के बाद जब एक बार फिर मुख्य धारा में वापसी की कोशिश की, तब तक सियासी पटल पर हालत और हालात दोनों पूरी तरह से बदल चुके थे। पार्टी के अंदर और बाहर उनकी घनघोर हिंदूवादी नेता वाली छवि में पहले जैसी हनक नहीं रही। कभी बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे के सबसे बड़े चेहरे को सिर्फ लोध बिरादरी का चेहरा माना जाने लगा। कल्याण सिंह के पूरे सियासी दौर को बहुत करीब से देखने और समझने वाले विश्लेषक बताते हैं कि बीजेपी के बाबूजी ने अपना घर छोड़ने का फैसला करके न सिर्फ उस दौर में पार्टी का नुकसान किया, बल्कि अपनी सियासी दुनिया को अपने ही हाथों उजाड़ने की शुरुआत कर दी। हालांकि कल्याण सिंह के शब्दों में कहें तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा था कि अब मैं चैन से मर सकता हूं, क्योंकि मैंने पार्टी और राम का काम कर दिया। कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है कि ऐसे नेता दशकों में जन्म लेते हैं। किसी नेता को कल्याण सिंह बनने में जमाना लग जाता है। उनके शख्सियत की सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि सियासत के शिखर पर पहुंचकर भी उनके व्यक्तित्व और व्यवहारिकता में कोई बदलाव नहीं आया। अपनी पार्टी और अपनों के लिए हमेशा सहज और उपलब्ध रहे। उन्होंने राजनीतिक जीवन में इमरजेंसी के दौरान जेल यात्रा में एक कविता लिखी थी, जिसके शब्द थे, शूलों से खेला हूं, फूलों से मनुहार नहीं, टूक टूक तन हो लेकिन झुकना कभी स्वीकार नहीं। तभी वो कहते थे कि राम मंदिर के लिए एक नहीं बल्कि सैकड़ों सत्ता कुर्बान। हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले बीजेपी के बाबूजी 10 बार विधायक, 2 बार सांसद, 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार राज्यपाल बने। संघ से जनसंघ तक और बीजेपी से मुलायम के समाजवाद तक कल्याण सिंह की एक अलग छवि और अलग पहचान रही। मेरी इच्छा है कि जीवन अगर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी
भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिफ्ट करके जाए। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े सियासी पद पर पहुंचने वाले कल्याण सिंह ने भले ही कुछ समय के लिए बीजेपी से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन इतिहास साक्षी है कि यूपी में एक दौर में कल्याण सिंह और बीजेपी एक दूसरे के प्रतिबिंब थे। 5 जनवरी 1932 को जन्मे कल्याण ने 21 अगस्त 2021 को हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन वो बीजेपी के उन नेताओं में हमेशा शुमार रहेंगे जिनमें समर्पण और निष्ठा के साथ साथ नीति, नियत, निर्णय और संकल्पों के लिए उठ खड़े होने की हिम्मत थी। वो समझौतों पर नहीं जिए। इसीलिए कल्याण सिंह कहते थे, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं।